हेलो स्टूडेंट्स, कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज मैं उसकी मैकेनिज़्म के बारे में आपको बताऊंगा और फिर उसी की कंटिन्यूटी में ओजोनोलिसिस का टॉपिक पढ़ेंगे। शुरू करते हैं कैनिज़ारो की मैकेनिज़्म से। मैकेनिज़्म ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको पहले रिकॉल करा दें, जैसे फॉर्मल्डिहाइड था तो उसके दो मॉलिक्यूल जो हैं वो NaOH की प्रेजेंस में डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। मतलब फॉर्मल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा और फॉर्मल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा। तो जब हम लोग एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड के रिडक्शन में ये पाई बॉन्ड तोड़ते हैं HH देके, और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये CH सिग्मा बॉन्ड OH देके ब्रेक करते हैं। तो रिडक्शन में देखिए क्या करते हैं, इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को हम लोग HH देके ब्रेक कर देंगे। तो इस तरह से बन जाता है प्राइमरी अल्कोहल। और ऑक्सीडेशन में ये जो CH सिग्मा बॉन्ड आप देख रहे हैं इसको OH देके ब्रेक कर देंगे। तो जब फॉर्मल्डिहाइड की हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन करा रहे थे तो उसमें आपको जो रूल बताया था कि एल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल का हमें रिडक्शन कराना है, मतलब HCH2OH बना देना है। यहां पे R की जगह H है, और एक मॉलिक्यूल का करा देना है ऑक्सीडेशन। R की जगह H कर दें तो फॉर्मिक एसिड, लेकिन मीडियम में बेस है इसलिए सोडियम फॉर्मेट बन जाए। ये प्रोडक्ट्स थे कैनिज़ारो रिएक्शन के। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। इसके मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप है उसमें हम लोग फॉर्मल्डिहाइड पर OH आयन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। याद है आपको एल्डोल रिएक्शन की बात अगर हम याद दिलाएं तो उसमें अल्फा H होता था, एसिडिक H होता था। तो OH आयन उस एसिडिक H को एज ए प्रोटॉन निकाल के कार्ब एनायन बनाता था, लेकिन यहां पर अल्फा H नहीं है। तो ऐसे में OH आयन के पास दूसरा ऑप्शन यह है कि वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। जो भी एनायन होता है उसमें बेसिक प्रॉपर्टी भी होती है और न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी भी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि बेस का काम होता है H+ को कैप्चर करना, और न्यूक्लियोफाइल का काम होता है पॉजिटिव साइट पर या एक ऐसी साइट पर अटैक करना जिसके पास कोई लीविंग ग्रुप हो या पाई बॉन्ड से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कनेक्टेड हो। तो OH आयन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को देके ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा। तो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब कि ऐसा रिएजेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी साइट को दे जिसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाई बॉन्ड से कनेक्टेड हो। या और भी कंडीशंस हैं जहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, जैसे ऐसे साइट पर अटैक करे जिसके पास कोई लीविंग ग्रुप हो, या कोई ऐसी साइट पर अटैक करे जिसमें रिंग में स्ट्रेन हो। मैं आपको अभी आगे चल के एग्जाम्पल करा दूंगा उसके। तो पहले देखते हैं OH आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो इसमें देखिए ये बना एनायनिक इंटरमीडिएट। तो ये ओवरऑल रिएक्शन मैकेनिज्म का पहला इंटरमीडिएट है जिसको हम लिख दे रहे हैं I1। अब इसमें जो स्टेप 2 होगा, अब आप गौर करिएगा, इस कार्बन पे शुरुआत में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब बिफोर द अटैक हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और आफ्टर द अटैक हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। sp2 का मतलब बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, sp3 का मतलब बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 110 डिग्री। और पहले आप देख रहे हैं 3 ग्रुप हैं और अब आप देख रहे हैं 4 ग्रुप हैं। तो इन 3 बातों का जो आप फर्क देखेंगे,
हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने से बॉन्ड एंगल घट गया तो चारों ग्रुप के बीच नज़दीकी बढ़ गई। पहले 3 ग्रुप थे, अब 4 हो गए। क्राउडिंग बढ़ गई। ऐसे में ग्रुप्स के बीच रिपल्शन बढ़ेगा और कार्बोनिल ग्रुप में रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस एनर्जी होती है जिस वजह से ये स्टेबल होता है। लेकिन OH आयन के न्यूक्लियोफिलिक अटैक से उसकी रेजोनेंस एनर्जी पर नुकसान पहुंचा। 3 ग्रुप से 4 ग्रुप हो गए, उनके बीच क्राउडिंग बढ़ गई, स्टेरिक रिपल्शन बढ़ गया। ऐसे में सेकंड स्टेप में देखिए क्या होगा। ये जो O पे माइनस चार्ज आप देख रहे हैं, ये माइनस चार्ज एज ए न्यूक्लियोफाइल रिवर्स अटैक करेगा इस पे, मतलब उसी ओरिजिनल फॉर्म को पाने के लिए कि ताकि हम फिर से रेजोनेंस कर सकें, एज वेल एज वो जो रिपल्शन क्रिएट हुआ है ग्रुप के बीच में उसको कम कर सकें। तो ये रिवर्स अटैक करेगा। तो ऐसे में ये OH आयन को निकाल सकता है, तो पहला स्टेप रिवर्स हो सकता है। लेकिन इसके भी चांसेस हैं कि इसमें से हाइड्राइड निकल जाए। अब यहाँ पे समझना ये है कि जो हाइड्राइड है वो H2 का कंजुगेट बेस है और H2 एक बहुत ही वीक एसिड है, और जितना वीक एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस बहुत स्ट्रांग होगा, और जितना स्ट्रांग बेस होगा उसकी लीविंग एबिलिटी बहुत खराब होगी। मतलब H- एक पुअर लीविंग ग्रुप है, घटिया लीविंग ग्रुप है, खराब लीविंग ग्रुप है, इसका निकलना मुश्किल है। लेकिन और कुछ हो भी नहीं सकता क्योंकि OH आयन के निकलने से रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो ये एक डिफिकल्ट स्टेप आ रहा है सामने आपकी, मुश्किल स्टेप है। लेकिन O- को ऐसा करने के लिए ड्राइविंग फोर्स कहां से मिलेगा? देखिए, जो फॉर्मल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल है उस दूसरे मॉलिक्यूल पे ये अटैक कर ले। मतलब H- एक खराब लीविंग ग्रुप है लेकिन बढ़िया चिपकू ग्रुप है। ये अटैच होना चाहता है, इसके साथ ही अटैच हो जाएगा। यहां से निकला और वहां अटैच हुआ, इससे क्या बनेगा? देखिए, HCO OH और HCH O-H। तो इस तरह से आपने देखा कि हाइड्राइड का ट्रांसफर हो गया। जो पहला इंटरमीडिएट था उससे हाइड्राइड का ट्रांसफर हुआ दूसरे मॉलिक्यूल को, और हाइड्राइड का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्योंकि आपको शायद मालूम होगा कि जिस स्पेसी में से H निकल जाए उसका ऑक्सीडेशन, जिसको H मिल जाए उसका रिडक्शन। तो एक मॉलिक्यूल को H मिला, एक से H निकला, तो जिससे H निकला उसका ऑक्सीडेशन हो गया। देखिए एसिड बन गया। इसमें से H निकला, देखिए एसिड बन गया, और जिसको H मिला देखिए अल्कोहल बनने जा रहा है। वास्तव में ये अल्कोहल का कंजुगेट बेस है। अब आता है तीसरा स्टेप। तो तीसरे स्टेप में देखिए क्या होगा। लेकिन तीसरे स्टेप को जानने से पहले एक बात ये अच्छे से नोट कर लें कि ये RDS है, ये स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, डिफिकल्ट स्टेप है, ये कम रेट पर होगा। अब स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 में क्या होगा? ये जो फॉर्मिक एसिड बना है और ये जो हमारे पास मिथॉक्साइड है, इसमें से प्रोटॉन निकल के मिथॉक्साइड को मिल जाए तो इस तरह से बन जाएगा फॉर्मेट आयन प्लस मेथिल अल्कोहल। और यही तो अपने प्रोडक्ट से, दीज आर द प्रोडक्ट्स। तो लास्ट रिएक्शन को बोलेंगे एसिड बेस रिएक्शन, और सेकेंड रिएक्शन को बोलेंगे हाइड्राइड ट्रांसफर। जो सेकेंड स्टेप है मैकेनिज्म का उसको बोलेंगे हाइड्राइड ट्रांसफर। और हाइड्राइड ट्रांसफर के लिए ड्राइविंग फोर्सेस O- के न्यूक्लियोफिलिक अटैक से आ रहा है। अब आपको यह भी समझ में आ जाएगा इस मैकेनिज्म से कि जब हम कोई 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स लेते हैं जिनके पास अल्फा H ना हो, और उनमें से एक एल्डिहाइड मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड है और कोई दूसरा एल्डिहाइड हो, जब इनके बीच हम क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कराएंगे, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कराएंगे, तो आखिर हम फॉर्मल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज क्यों करते हैं? उसकी वजह समझ लीजिए। फॉर्मल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने की वजह यह है कि फॉर्मल्डिहाइड पर जब OH आयन का अटैक होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, इससे ये एनायनिक इंटरमीडिएट बनेगा,
अब इस एनायनिक इंटरमीडिएट में से हाइड्राइड का जब ट्रांसफर होगा दूसरे मॉलिक्यूल को, मतलब बेंजल्डिहाइड को, तो हाइड्राइड ट्रांसफर ही तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, डिफिकल्ट स्टेप है, हमें उसी की चिंता करनी है। तो क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड पर OH आयन के अटैक से जो इंटरमीडिएट बना उसके पास 2 H हैं, हाइड्राइड का निकलना ज़्यादा प्रोबेबल है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और ऐसा काम अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की बजाय बेंजल्डिहाइड पर OH आयन का अटैक कराते तो उसके पास तो एक ही H था, हाइड्राइड निकलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती। इसलिए फॉर्मल्डिहाइड पर हम OH आयन का अटैक कराते हैं ताकि उससे जो इंटरमीडिएट बने उसमें से हाइड्राइड निकलना रिलेटिवली कम डिफिकल्ट हो, ताकि रिएक्शन आसानी से हो सके। और वैसे भी रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट है हमेशा उस रूट से डिसाइड करते हैं जिसमें कम से कम दिक्कत आए। तो फॉर्मल्डिहाइड पर OH आयन का अटैक कराने से हाइड्राइड को निकलने में दिक्कत कम आएगी क्योंकि 2 H हैं। और एक और बात, जो पहला स्टेप है, स्टेप 1, जिसमें OH आयन ने एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है, आल्दो ये स्टेप RDS नहीं है, लेकिन ये स्टेप भी बहुत आसान भी नहीं है, इसलिए इस स्टेप की भी हमें थोड़ी बहुत चिंता करनी है। बेंजल्डिहाइड में अगर आप देखो तो बेंजीन रिंग के रेजोनेंस इफेक्ट से प्लस M इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, जिससे इस कार्बन पर प्लस चार्ज डेंसिटी घट रही है। यानी न्यूक्लियोफिलिक अटैक बेंजल्डिहाइड के कार्बन पर डिफिकल्ट है, फॉर्मल्डिहाइड के कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक आसान है। तो ये भी एक सपोर्टिंग रीजन है कि फॉर्मल्डिहाइड पर ही OH आयन का अटैक करा के हाइड्राइड ट्रांसफर हम क्यों कर रहे हैं। बेंजल्डिहाइड पर H- जाएगा तो अल्टीमेटली देखिए यहाँ पे फॉर्मिक एसिड बना और PHCH2O- और लास्ट स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन से ये देखिए प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरह से हम लोगों ने ये बात समझ ली कि जब फॉर्मल्डिहाइड और किसी और एल्डिहाइड के बीच क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होती है तो फॉर्मल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कराते हैं, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड पर OH आयन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक अदर एल्डिहाइड्स की तुलना में आसान है, एज वेल एज उसके पास 2 हाइड्रोजन्स हैं जो हाइड्राइड के रूप में निकल सकते हैं। तो हाइड्राइड निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो फॉर्मल्डिहाइड पर OH आयन के न्यूक्लियोफिलिक अटैक से जो बनेगा एनायन ज़्यादा होगी उसमें से। अब हम लोग आगे प्रोसीड करें। कैनिजारो रिएक्शन की मैकेनिज्म के बाद हम लोग ओजोनोलिसिस पे काम करते हैं। ओजोनोलिसिस की पहले मैं डेफिनेशन आपको बता दूं कि द रिएक्शन ऑफ एन एल्कीन विद ओजोन in an inert solvent like CS2, CCl4 followed by hydrolysis in presence of zinc to give carbonyl compounds that is aldehydes and ketones is known as ozonolysis or reductive ozonolysis। एल्कीन की रिएक्शन ओजोन से एक ऐसे सॉल्वेंट में जो कि इनर्ट हो, उसके बाद हाइड्रोलिसिस, जिंक की प्रेजेंस में कार्बोनिल कंपाउंड्स का बनना ओजोनलिसिस कहलाता है। एग्जाम्पल से इसको देखते हैं और फिर इसको भी थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझेंगे। देखिए हमारे पास ये एक एल्कीन है और इसकी रिएक्शन पहले करा रहे ओजोन के साथ CCl4 सॉल्वेंट में और फिर करा रहे हाइड्रोलिसिस जिंक की प्रेजेंस में। तो
तो आपको इसमें जो प्रोडक्ट बनाना है वो कौन सा होगा, R1R2CO और CH डबल बॉन्ड OR। अब इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो मैकेनिज्म है जो कि जटिल रास्ता है, कॉम्प्लिकेटेड रास्ता है, और एक है ट्रिक। वो ट्रिक समझिएगा ध्यान से। जहां पे आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है वहां पे आपको गाना गाना है ओलियो ओलियो निकल लियो, ओलियो ओलियो निकल लियो, मतलब दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन को O और O दे के अलग कर देना है। इसको O दिया, इसको O दिया, अलग कर दिया, ओलियो ओलियो निकल लियो, एल्कीन का ओजोनलिसिस का प्रोडक्ट तैयार। और ऐसा केवल सिंपल एल्कीन में ही नहीं, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड एल्कीन हो या एल्काडाइन हो या ट्राइन हो या पॉलीइन हो, जितने भी डबल बॉन्ड्स हो, एग्जाम्पल के तौर पे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CCH3 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, आपको इसका ओजोनोलिसिस कराना है। तो करना क्या होगा, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां आपको गाना गाना है ओलियो ओलियो निकल लियो। यहां पे देखिए गाना गाना है आपको ओलियो ओलियो निकल लियो, मतलब CH2 डबल बॉन्ड हो, CH डबल बॉन्ड हो, CH2, यहां पे भी देखिए ओलियो ओलियो निकल लो, यहां भी ओलियो ओलियो निकल लो। तो ये देखिए CO CH3 और ये देखिए CHO CH2 CH3। तो इस तरह से हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स बन गए। ओजोनलिसिस का सिंपल सा टेक्निक क्या है, जहां जहां डबल बॉन्ड देखेंगे वहां वहां ओलियो ओलियो निकल लियो करके हम लोग प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं ओजोनलिसिस का। हमारे पास सपोज एक साइक्लोएल्कीन है और इसकी रिएक्शन हम पहले ओजोन से करा रहे हैं इनर्ट सॉल्वेंट में, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं जिंक की प्रेजेंस में। तो करना क्या होगा, हमें डबल बॉन्ड पे वही वाला गाना गाना होगा, ओलियो ओलियो निकल लियो। यहाँ पे डबल बॉन्ड को तोड़ा, एक बार हम इसको डिटेल में देखिए लिख रहा हूँ, CH2 CH2 CH2, ये CH3 डबल बॉन्ड CH CH2। अब अगर आप देखिए हम यहाँ पे डबल बॉन्ड को मिटा दें, डबल बॉन्ड को मिटा दिया और प्रत्येक कार्बन को हमने क्या दे दिया, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। तो देखिए ये बन गया प्रोडक्ट ऑफ ओजोनलिसिस। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हो, जिन दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड लगा हो, ओलियो ओलियो निकल लियो, मतलब इसका आंसर जो है ये आ गया। IUPAC नेम भी लिख सकते हैं इसका, नंबरिंग हमें यहां से करनी होगी। IUPAC नेम लिखना है सपोज इसका, तो नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 6 ऑक्सो हेप्टेनल इसका IUPAC नेम हो गया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये CH2 और यहां पे डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब इतने सारे डबल बॉन्ड इसमें लगे हुए हैं। अब इसका हम लोग को कराना है ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस। तो जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां हम लोग क्या करेंगे, ओलियो ओलियो निकल लियो, ओलियो ओलियो निकल लियो, ओलियो ओलियो निकल लियो, ओलियो ओलियो निकल लियो। मतलब प्रोडक्ट देखिएगा यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड O हो गया, ये देखिए डबल बॉन्ड O हुआ, और ये CH2 हो गया। इधर देखिए डबल बॉन्ड O हुआ, यहां देखिए डबल बॉन्ड O हुआ, और ये CH2 के बाद इधर देखिएगा ये डबल बॉन्ड O हुआ, ये देखिए डबल बॉन्ड O हुआ, और इधर देखिए ये डबल बॉन्ड O हुआ, और इधर फॉर्मल्डिहाइड हो गया। इस तरह से देखिए हमारे पास एक कंपाउंड ये बन गया, एक कंपाउंड बन गया फॉर्मल्डिहाइड। तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स आ गए, बल्कि 3 आ गए, सॉरी।
तो यहाँ पे देखिए 3 प्रोडक्ट्स बने हैं। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड CH2, ये बीच में डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। आपसे कहा गया कि इसमें टोटल कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे जब हम इसका ओजोनोलिसिस कराएंगे। ओजोनोलिसिस कराएंगे तो टोटल कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे। देखिए, जब ओजोनोलिसिस आप कराएंगे तो आप देखिए जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ वहाँ आपको वही वाला गाना गाना है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है O और O दे के। ऐसे ये बॉन्ड ब्रेक करना है O और O दे के, ये बॉन्ड ब्रेक करना है O और O दे के, ये बॉन्ड ब्रेक करना है O और O दे के, ये बॉन्ड ब्रेक करना है O और O दे के, ये बॉन्ड ब्रेक करना है O और O दे के, ये बॉन्ड ब्रेक करना है O और O दे के, ये बॉन्ड ब्रेक करना है O और O दे के। जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड हो। अब देखिएगा फॉर्मल्डिहाइड कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। तो 5 तो हम लोग को मिल जाएंगे फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के 5 मोल मिल जाएंगे। बाकी जो बड़ा वाला कंपाउंड कौन सा मिलेगा देखिएगा ध्यान से, O डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, इधर डबल बॉन्ड हो और इधर देखिए डबल बॉन्ड हो, ये देखिए डबल बॉन्ड हो, ये देखिए डबल बॉन्ड हो, यहां देखिए डबल बॉन्ड हो, ये देखिए डबल बॉन्ड हो। अब इधर देखिएगा, यहां डबल बॉन्ड हो और ये देखिए डबल बॉन्ड हो। इस तरह से अगर आप गौर करिए तो हम लोग को इसमें 2 ही प्रोडक्ट मिले हैं। ये एक बड़ा सा प्रोडक्ट मिला है जिसमें कई सारे ऑक्सीजन्स हैं और 5 मोल हमें मिला फॉर्मल्डिहाइड, 1 मोल मिला ये कंपाउंड। ये देखिए, तो बहुत ही आसान सी ट्रिक आपको बताई गई है ओजोनोलिसिस की। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें एक बार चेक कर लीजिए। आगे प्रोसीड करते हैं। इसका हम लोग को ओजोनोलिसिस कराना है। इससे जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट का हमें OH आयन के साथ ट्रीटमेंट करके, ये प्रोडक्ट मान लीजिए P है और ये प्रोडक्ट है आपका Q, तो हमें Q का स्ट्रक्चर बताना है। Q का स्ट्रक्चर बताना है हमें। Q का स्ट्रक्चर बताने के लिए देखिए क्या करना होगा हम लोग को। पहले तो ओजोनोलिसिस है, जहां पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है वहां पे आपने ब्रेक कर दिया, O और O दे के बॉन्ड तोड़ दिया, ओले ओले निकल लो कर दिया यहां पे। अब इसमें आप खुद देख रहे हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन हो जाएगी और किसी भी कीटोन का अल्फा H लेके दूसरे कीटोन से रिएक्शन करा दीजिए। तो देखिए ये आपको
अल्फा एच अगर इसका ले रहे हैं मान लीजिए, तो इसका अल्फा एच इसके O को देंगे, यानी आपने इसको किया OH और ये बॉन्ड कनेक्ट कर दिया और ये डबल बॉन्ड, यानी प्रोडक्ट जो Q होगा उसका स्ट्रक्चर को अगर हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में लिखें तो स्ट्रक्चर देखिए ये आएगा। ये आप देख रहे हैं कॉमन साइड है, ये वाली देखिए कॉमन साइड है दोनों रिंग्स की, ये कॉमन साइड है और इस कॉमन साइड पर ही क्या लगा है, OH लगा है और उसके जस्ट बगल में इधर लगा है कीटोन। इस तरह से बन गया अल्फा बीटा, मतलब बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया, यानी कीटोल बन गया, कीटोल बन गया। अब यहां पे आगे हम लोग ओजोनलिसिस की एक बात पढ़ लें कि अगर जिंक नहीं लेते हैं तो क्या होगा, जिंक के न लेने पर क्या होगा। तो R1 R2 C डबल बॉन्ड CHR, यदि हम लोग नॉर्मल ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, मतलब जिंक की प्रेजेंस में, तो आपको करना क्या है, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे बस गाना गाना है, ओ ले निकल ले, R1 R2 C डबल बॉन्ड O और CHR, यानी कीटोन और एल्डिहाइड बन गए। अब यदि आपने जिंक नहीं लिया, यहां पे आप एक बात ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन में किसका ऑक्सीडेशन आसान है, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड इज ससेप्टेबल टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, कीटोन का ऑक्सीडेशन मुश्किल होता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसान होता है। जैसे ही आपने जिंक नहीं लिया तो आपको करना सिर्फ इतना होगा कि जो ये एल्डिहाइड बना है इसको एसिड में कन्वर्ट कर देना होगा, इसको कन्वर्ट कर देना होगा एसिड में। इसीलिए हम लोग इस वाले प्रोसेस को नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, इसको नाम दे देंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। इसमें आपने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, लेकिन कीटोन कीटोन के रूप में ही रहा। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का। ये देखिए CH3, ये आपको इसका कराना है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो करना क्या होगा, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां आपको गाना गाना है, ओ ले निकल ले, ओ ले निकल ले। लेकिन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, तो यदि एल्डिहाइड बन रहा है तो उसको एसिड में कन्वर्ट कर दें। देखिए आंसर हम लोग कितनी आसानी से लिख सकते हैं। ये देखिए CH3, इधर देखिए कीटोन बनेगा, ये गया और इधर बनेगा एल्डिहाइड, लेकिन उसको हम लोगों ने एसिड में कन्वर्ट कर देना है। ये गया ये बॉन्ड। अब देखिए इधर दोनों एल्डिहाइड बनेंगे, तो इसको एसिड में कन्वर्ट कर दिया। एक बार फिर से इसको समझते हैं हम लोग। इसको हम लोग फिर से समझते हैं। ये देखिए CH3 है और ये हाँ, देखिए इसमें क्या करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ना है O और O देके। तो अगर नॉर्मल ओजोनोलिसिस होता तो CH3CO, CH2, CH, CH, CH2, CHO, और इधर क्या करते CH2, CHO, ये CH2, ये CHO। अगर नॉर्मल ओजोनोलिसिस होता तो यही तो बनाते,
लेकिन क्योंकि ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस है तो एल्डिहाइड वाले पार्ट को हम लोगों ने देखिए एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ये देखिए बस ये आंसर आ गया। अगर हम लोग इसका नॉर्मल ओजोनलिसिस जिसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनलिसिस कराते, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 CH2 C CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH R, इसका हम लोगों ने ओजोनलिसिस किया तो A प्लस B ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और B कैन परफॉर्म कैनिजारो रिएक्शन। B कैन परफॉर्म कैनिजारो रिएक्शन, तो आपको बताना है, अगर मान लीजिए इस कंपाउंड का नाम हमने P रख दिया है तो P ऑन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस गिव्स। इसमें हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं P on oxidative ozonolysis gives CH3 CH2 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 COOH। B part CH3 CH2 COOH। C part CH3 का होल थ्राइस C CH2 COOH और D पार्ट CH3 का होल थ्राइस C COOH। तो इस क्वेश्चन को करने की सिंपल सी टेक्निक देखिए, क्योंकि B कैनिजारो रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है, मतलब B एल्डिहाइड होगा, और ओजोनलिसिस जब आप इसका कराएंगे तो आप इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और O देके, तो आपको एक मिलेगा कीटोन और एक मिलेगा एल्डिहाइड। अब क्योंकि A और B आइसोमर्स हैं, एल्डिहाइड तो B है क्योंकि वो कैनिजारो दे रहा है, 5 कार्बन का कीटोन है तो 5 कार्बन का एल्डिहाइड रहा होगा, और ऐसा एल्डिहाइड जो कैनिजारो रिएक्शन दे पाए, मतलब R में 4 कार्बन होने चाहिए, तो 4 कार्बन के तो हमारे पास 4 ब्यूटिल होते हैं, नॉर्मल ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल और टर्शरी ब्यूटिल। इसका मतलब B क्या रहा होगा, B हमारा रहा होगा CHO CMe3, क्योंकि यही तो है जो आप देखिए A का आइसोमर लग रहा है, और ऐसा आइसोमर जो एल्डिहाइड है और कैनिजारो रिएक्शन भी दे सकता है क्योंकि अल्फा H नहीं है। और जब उसी कंपाउंड P का हम ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस कराएंगे तो हमें इसी को एसिड में कन्वर्ट कर देना है, यानी आंसर आ जाएगा लास्ट पार्ट। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। एक बार फिर से देखिए, ये एल्कीन दी थी, ओजोनलिसिस A प्लस B और ये आइसोमर्स कहे थे, आपने ओजोनलिसिस कराया O और O देके। B के बारे में कहा है कि ये कैनिजारो रिएक्शन दे सकता है, मतलब B एल्डिहाइड रहा होगा, और ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा H ना हो, तो A ऑब्वियसली कीटोन रहा होगा, यहाँ देखिए कीटोन मिल रहा है ओजोनलिसिस से और एक एल्डिहाइड मिल रहा है, तो B A का आइसोमर है, A में 5 कार्बन है तो B भी 5 कार्बन का एल्डिहाइड होगा, R में 4 कार्बन होंगे और 4 कार्बन का ऐसा एल्किल जिसके पास अल्फा H ना हो, कैनिजारो दे पाए, तो R हो गया टर्शरी ब्यूटिल, यानी B जो है टर्शरी ब्यूटिल कार्बल्डिहाइड हो गया। और जब इसी कंपाउंड P का हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस कराएंगे, देखिए क्या लिखा है, P ऑन ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस गिव्स, तो एल्डिहाइड को हमें एसिड में कन्वर्ट कर देना है। ए पार्ट गलत है, माना कि 5 कार्बन है, लेकिन एल्किल देखिए गलत है, क्योंकि वो एल्किल बी में नहीं हो सकता, फिर तो वो कैनिजारो ना दे पाता। उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा।
अगले लेक्चर में हम लोग ओजोन लिसिस ऑफ एल्काइन पढ़ेंगे और एक नई रिएक्शन के साथ टॉपिक को अपने आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।